हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीपैट 2025 के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस विद उनका डिटेल्ड आंसर के साथ हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, कल आपका पेपर हो गया था जीपैट 2025 का। क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप लोगों ने कल ही भेज दिया था। मैंने जितने भी गूगल फॉर्म सर्कुलेट किए थे ग्रुप में, तो काफ़ी लोगों ने मेरे को कल ही भेज दिया था। बट मेरा आज एग्जाम था नाइपर में, तो इसी वजह से मैं कल वीडियो बना नहीं पाया। बट मैं अभी आपको पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कितने क्वेश्चंस क्या थे। लेवल पेपर का मॉडरेट लेवल था, जैसा मैंने बोला भी था कि जो मैंने देखा था कि बोला था जब हाउ टू अटेम्प्ट पेपर वाला में मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ और पेपर का लेवल भी बताया था कि लास्ट ईयर इजी था, तो इस बार मॉडरेट होगा, ये फॉर श्योर था और वैसा ही पेपर आया। ठीक है, क्वेश्चन बट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे। काफ़ी सारी चीज़ें हमने चैनल पे ऑलरेडी कवर करी हुई थी, तो आज इस वीडियो में हम लोग वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो ठीक है। देखो, तो ये यहाँ पे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था जो आप लोगों ने भेजा, उसी के बेसिस पे है। तो अगर कुछ ऑप्शंस या इधर-उधर होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग पेपर का ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी तो हम लोग अच्छे से फिर से दोबारा डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन था स्टेरॉइड स्टेशनरी फेज फॉर स्टेरॉइडल सेपरेशन इन अ पेपर क्रोमैटोग्राफी। अब पेपर क्रोमैटोग्राफी में अगर हमें स्टेरॉइड्स का सेपरेशन करना है तो जो स्टेशनरी फेज था वो क्या होता है? स्टाइलेटेड पेपर होता है, कार्बोक्सी पेपर होता है, सिलिगुर पेपर होता है या सिलिका पेपर होता है। तो वो कौन सा पेपर होता है? वो होता है हमारा एसिटाइलेटेड पेपर। इसका ऑप्शन ए जो था वो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा, एसिटाइलेटेड पेपर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? सेकंड क्वेश्चन जो था हमारा वो था टाइट कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन इन कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। अब कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन की बात की थी ऑफ एसिटिक एसिड, किसकी? एसिटिक एसिड विथ 0.1 नॉर्मल NaOH के साथ आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट। किसके बाद? इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद अगर हम फर्दर टाइट्रेंट को ऐड करेंगे। मतलब क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में एसिटिक एसिड विद 0.1 नॉर्मल NaOH, ये तो बात कर दिया। फिर यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से मेन स्टार्ट होता है कि जब इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा उसके बाद अगर हम टाइट्रेंट ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा? जब इक्विवेलेंट पॉइंट आने के बाद अगर हम टाइट्रेंट करेंगे तो फिर क्या होगा? इंक्रीजिंग कंडक्टेंस, डिक्रीजिंग कंडक्टेंस, नो चेंज इन कंडक्टेंस या कलर चेंज टू ऑरेंज। तो जब हम लोग इक्विवेलेंट पॉइंट आने के बाद अगर ऐड करेंगे तो हमारा कंडक्टेंस क्या होगा? वो बढ़ जाएगा, हमें कंडक्टेंस में इंक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा एक्सेस इन OH माइनस आयन का इंक्रीमेंट होगा और जिससे क्या हो जाएगा कि हमारा कंडक्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग बात करते हैं कि विच यूज। अब देखो, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। मैंने बताया था कि अगर आपको टाइट्रेशन पढ़ना है तो सबके इंडिकेटर्स तो अच्छे से याद कर ही लो। ठीक है, तो विच इज यूज्ड एज अ फॉजन्स मेथड इंडिकेटर के लिए कौन सा यूज होता है? ऑप्शन था डाइक्लोरोफ्लोरेसेन था, मिथाइल रेड था, फिनोप्थिलीन था या जाइलिन ऑरेंज था। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो था हमारे पास डाइक्लोरोफ्लोरेसेन था, जो कि हमारा AgCl क्लोराइड्स को एब्जॉर्ब कर लेता है किसमें? फॉजन्स मेथड ऑफ टाइट्रेशन में। समझ गए बात को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डाइक्लोरोफ्लोरेसेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं इन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। अब देखो, टाइट्रेशन से इस बार काफी क्वेश्चन आए हुए थे कि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में विच मास्किंग एजेंट इज यूज्ड टू मास्क द Fe2N। ठीक है, फेरस Fe2N को मास्क करने के लिए कौन सा कॉम्प्लेक्सिंग मास्किंग एजेंट हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में? केसीएन था, थायोग्लाइकोलिक एसिड था, ट्राई इथेनोलामिन था या अमोनियम फ्लोराइड था। तो कौन सा हम लोग यूज करते हैं? हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं KCN। हम लोग मास्किंग एजेंट के रूप में किसका यूज करते हैं? हम लोग मास्किंग एजेंट के रूप में KCN का यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि इल्कोविक इक्वेशन इज यूज टू डिटरमाइन। इल्कोविक इक्वेशन जो है वो क्या डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या डिटरमाइन करने के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं? इसको हम लोग डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं मास ऑफ एनालाइड ऑप्शन में था, मास ऑफ इलेक्ट्रोड ट्रांसफर था, स्पेसिफिक ट्रांसफर कोफिशिएंट था या वोल्टामेट्रिक करंट था। इसको हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? इसको हम लोग यूज करते हैं टू डिटरमाइन द वोल्टामेट्रिक करंट। ठीक है, इल्कोविक इक्वेशन को किसके लिए नहीं यूज करते? वोल्टामेट्रिक करंट को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि साइनाइड इज यूज इन अ नेफ्लोटर्बिडिमेट्रिक टाइट्रेशन एज अ सॉल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा कि टर्बिडोमेट्रिक टाइट्रेशन में जब हम लोग साइनाइड का यूज करते हैं तो साइनाइड किसका सॉल्ट के रूप में यूज करते हैं? तो ठीक, तो साइनाइड हमारा AgCN के फॉर्म में आता है, दैट इज सिल्वर सॉल्ट का फॉर्म में यूज होता है। ठीक है, Ag प्लस निकल के आता है यहाँ पे और CN माइनस निकल के आता है। ठीक, तो Ag यहाँ पे Ag प्लस ऑप्शन में आ जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, सिंपल ही क्वेश्चन थे, पर थोड़ा आपको दिमाग लगाना था। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ था, घुमाया भी अगर NTA से कंपेरिजन करें तो क्वेश्चन सही था। बट अगर आपने लास्ट ईयर के पेपर के हिसाब से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल अप हमें देखने को मिला था। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अभी हम लोग इस वीडियो के एंड में बात भी कर लेंगे कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है, जो मेन चीजें हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन इंडिकेटर। यहाँ पे नॉट का ध्यान रखना है कि कौन सा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन इंडिकेटर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या बोला हुआ है? मॉडर्न ब्लैक 11, फेरोइन, कैटेकॉल वायलेट या जाइलिया ऑरेंज। तो यहाँ पे जो फेरोइन होता है वो क्या होता है? वो हमारा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का इंडिकेटर नहीं होता है, बाकी तीनों हमारे इंडिकेटर होते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कार्ल फिशर रिएजेंट, इसमें कौन सा ऐसा है जो कार्ल फिशर रिएजेंट का कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। ऑप्शन क्या पूछा है। अब कार्ल फिशर रिएजेंट में क्या क्या होता है, कार्ल फिशर रिएजेंट में हमारा आयोडीन होता है। आयोडीन क्या करता है, आयोडीन ऑक्सीडाइज करता है किसको, वाटर को ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है, ये हमें पता है, वाटर को ऑक्सीडाइज करता है। SO2 होता है, SO2 हमारा सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है। फिर होता है अपने पास पायरिडीन, पायरिडीन एज अ बफर के, ये तीनों मिलकर एज अ बफर के रूप में काम करते हैं, ठीक है। बट अब यहाँ पे ऑप्शन में क्या हुआ कि पायरिडीन आयोडीन है, सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है, पायरिडीन भी होता है, बट यहाँ पे पूछा था नॉट, तो पिरिमिडीन जो है वो हमारा नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, पिरिमिडीन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डीप क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। यहाँ पे हमने आयुर्वेदा के बारे में बात तो करी थी, बट इसके बारे में हमने बात नहीं करी थी, तो अगर आपने क्वेश्चन छोड़ के भी आए होगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो अच्छी बात है, अगर आप पढ़ के गए हो तो, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या है कि यहाँ पे पूछा ट्रिकाटू इन आयुर्वेदा, आयुर्वेदा में त्रिकातु किसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें आता है अपने पास ब्लैक पेपर, लॉन्ग पेपर एंड जिंजर, ब्लैक पेपर, लॉन्ग पेपर एंड जिंजर जब आता है तो उसको हम लोग त्रिकातु बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो आपके इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आंसर चैट बॉक्स में लिखते जाओ, ठीक है। साथ साथ में एंड वीडियो के एंड में आप अपने मार्क्स जरूर कमेंट करना कि आपके कितने मार्क्स मिल रहे हैं ओवर, ठीक है। विच एंजाइम डिफिशियंसी कॉजेज द एल्बिनिज्म, एल्बिनिज्म किसके डिफिशियंसी के कारण होता है, ठीक है, कौन से एंजाइम की डिफिशियंसी के कारण होता है। ऑप्शन ए है बीटा हाइड्रोक्सिलेज, ऑप्शन बी है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, ऑप्शन सी है हाइड्रोक्सिलेज या ऑप्शन डी है टायरोसिनेज। तो जो हमारा एल्बिनिज्म देखने को मिलता है हमें, एल्बिनिज्म क्या होता है कि हमारा कि मेलानिन सिंथेसिस फ्रॉम टायरोसिन से होता है, जिससे क्या हो जाता है कि हमारा कलर पिगमेंटेशन नहीं देखने को मिलता, किसमें, स्किन, हेयर एंड आईज में, किस कंडीशन में, एल्बिनिज्म में। तो वो किसकी वजह से होता है, वो एंजाइम होता है टायरोसिनेज एंजाइम की वजह से होता है, ठीक है, उसी डिफिशियंसी के कारण देखने को मिलता है। तो ऑप्शन डी जो है ये यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। विच इज द कॉमन नेम फॉर द कनेक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन था कि कनेक्टिव ट्रांसपोर्ट का कनेक्टिव बोल रहा हूं मैं, कन्वेक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो कॉमन नेम है वो क्या है, पोर ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट या इंडोसाइटोसिस। तो कन्वेक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो कॉमन नेम है वो क्या है, वो पोर ट्रांसपोर्ट इज अ कॉमन नेम फॉर द कन्वेक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 वो क्या बोल रहा है आपको कि which of the following statistical test compare of means of the two statistical test compare means of two paired groups, ठीक है। क्या पूछा है यहाँ पे, टू पेयर्ड ग्रुप्स को कौन सा टेस्ट कंपेयर करता है, ठीक है। यहाँ पे पेयर्ड ग्रुप दिया होता है या टू आइडेंटिकल ग्रुप भी, कुछ लोगों ने पेयर्ड बोला था, कुछ लोगों ने आइडेंटिकल बोला था, तो करेक्ट क्या था वो आप कमेंट बॉक्स में कंफर्म करना। बाकी दोनों के लिए आपको क्या सिंपल सा है, पेयर्ड अगर रहता तो पेयर्ड से तो नाम ही पता चल जाएगा, पेयर्ड टी टेस्ट, और अगर आइडेंटिकल भी होता तो मतलब सेम है, तो मतलब हम लोग पेयर्ड टी टेस्ट पे जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे पेयर्ड टी टेस्ट का आंसर आ जाएगा, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच एनीमिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय द माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, कौन से टाइप की एनीमिया है जो माइक्रोसिटिक हाइपर और हाइपोक्रोमिक रेड ब्लड सेल से होता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा माइक्रोसिटिक का क्या मतलब था, माइक्रोसिटिक का मतलब था जो आरबीसीज हैं उनका साइज क्या हो गया, उनका साइज स्मॉल हो गया है, ठीक है। और हाइपोक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक का मतलब क्या हो गया कि जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो कम हो गया, ठीक है, लो हीमोग्लोबिन हो गया एनीमिया। ये हमारा किसके कारण देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है आयरन डिफिशियंसी, जब आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है तो हमें ये कंडीशन एनीमिया की, तब हमें ये एनीमिया देखने को मिलता है जिसमें हमारा दोनों कंडीशन होती है, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक। तो मैंने बोला भी था एक बार कि आपको एनीमिया के बारे में पता पढ़ लेना, क्वेश्चन आ सकता है इससे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरल वैक्सीन, ठीक है, ओरल वैक्सीन सच एज ड्यूकोरल सैंकॉल इज यूज टू फॉर द प्रिवेंशन ऑफ, ठीक है। अब ये जो ड्यूकोरल और सैंकॉन है ये हमारा किसके प्रिवेंशन में होता है, ये वैक्सीन का थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे घुमा दिया, हम लोग नॉर्मल वैक्सीन के टाइप पढ़ते रह जाते हैं, बट यहाँ पे ब्रांड नेम से क्वेश्चन दे दिया गया है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे एनबीएमएस में थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिया, ब्रांड नेम पे भी जा रहे हैं वो, तो हमें आगे से उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये दोनों वैक्सीन है ये किसके लिए यूज होती है, दोनों के दोनों वैक्सीन जो होते हैं वो कॉलरा के लिए यूज किए जाती है, ठीक है। ये हमारी दोनों वैक्सीन जो है हमारी किसके लिए यूज होती है, कॉलरा के लिए, ड्यूकोरल और शैंकॉल, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथोट्रेक्सेट एज एन एंटी मेटाबोलाइट इज अ प्रोडक्ट ऑफ एन मिथाइलेशन ऑफ पैरामिनोबेंजोइक एसिड एंड पायरिडीन हाइड्रोक्सिल इज अ आइसोस्टेरिक विद द ग्रुप। अब आइसोस्टेरिक विद द ग्रुप का मतलब क्या होता है कि आइसोस्टेरिक का मतलब आपको समझना पड़ेगा कि दोनों चीजें सेम होनी चाहिए आइसोस्टेरिक में, ठीक है, कि किस ग्रुप के साथ आइसोस्टेरिक सेम होता है। यहाँ पे ऑप्शन पूछा है SH है, CH3 है, NH2 है, CF3 है, ठीक है, इसके साथ हमें तो बताना है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि आइसोस्टेरिक तब होगा जब वो स्ट्रक्चरली भी सिमिलर होगा, स्ट्रक्चरली भी सिमिलर होगा और साथ में आपको इलेक्ट्रॉनिकली भी सिमिलर होगा। तो ऐसा कौन सा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉनिकली भी सिमिलर है और स्ट्रक्चरली भी सिमिलर है, वो कौन सा ग्रुप है, वो है NH2 ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, NH2 ग्रुप विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि स्ट्रक्चर हाइब्रिड ऑफ मेथाडोन एंड मेपेरिडीन और मेथाडोन का जो कॉम्बिनेशन स्ट्रक्चर है वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है, पेंटाजोसिन, ट्रेमाडोल, मेथोट्रेक्सेट या लेबेटोल। तो जो कॉम्बिनेशन स्ट्रक्चर होगा इनका वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है, वो होता है ट्रेमाडोल। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ट्रेमाडोल जो है ये इनका हमारा कॉम्बिनेशन स्ट्रक्चर है, ठीक है।
अब अगला है विच टेस्ट इज यूज टू डिसइंफेक्ट इवेलुएट द डिसइंफेक्टेंट, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट्स की इफिशियंसी को इफिकेसी को इवेलुएट करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है। ऑप्शन था वेडाल टेस्ट, वीडीआरएल टेस्ट, चिक टेस्ट या नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, वो होगा आपका चिक मार्टिन टेस्ट हम लोग यूज करते हैं डिसइंफेक्टेंट की इफिशियंसी को वो करने के लिए, ठीक पता इवेल्युएट करने के लिए कि कितना एफिशिएंट आपका डिसइंफेक्टेंट है, उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, उसका हम लोग चिक मार्टिन टेस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द एल्कीन्स, एल्कीन्स का करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा यहाँ पे देखो ऑप्शन है ट्रांसब्यूटीन, आइसोब्यूटीन, सिस्टोब्यूटीन और ब्यूट 1 इन। ठीक है, अब दो यहाँ पे एक चीज, तो ब्यूट 1 इन तो सबसे कम स्टेबल होने वाला है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे ब्यूट 1 इन सबसे स्टेबल होगा, तो यहाँ पे तो ये हट जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमें देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा आइसोब्यूटीन स्टेबल होगा। ठीक है, फिर उसके बाद अपने पास जो स्टेबल होगा वो क्या होगा, ट्रांस और सिस में बात करेंगे तो ट्रांस ज्यादा होता है कंपेरेटिव सिस, क्योंकि वो लेस स्टीरिक स्ट्रेन देखने को मिलता है, तो इसीलिए सबसे ज्यादा आइसोब्यूटीन, फिर ट्रांस टू ब्यूटीन, फिर सिस टू ब्यूटीन एंड देन ब्यूट 1 इन। तो ऑप्शन डी जो होगा आपका वो करेक्ट आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर आपने करेक्ट डी लगाया है तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रेडिली डाई एजोटाइज्ड, ऐसी कौन सा इसमें है जो बहुत जल्दी डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन फॉर्म के अंदर जाएगा, मतलब डाइएजोटाइज्ड हो जाएगा। तो इसमें जो है अपने पास एनिलीन है, पैराब्रोमो एनिलीन है, क्लोरो एनिलीन और नाइट्रो एनिलीन। अब यहाँ पे देखो तीनों पे सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है, बट एनिलीन पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ, तो एनिलीन पे एक ही ग्रुप लगा हुआ है, दैट इज NH2। अब NH2 क्या है कि स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, जिससे क्या हो जाता है कि N2 प्लस फॉर्मेशन, दैट इज जिसको हम लोग बोलते हैं क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं डाई एजोटाइजेशन, उसके लिए बहुत ही फास्ट फैसिलिटेट करता है। तो इसीलिए क्या हो जाता है यहाँ पे हमारा ये उसको वहाँ पे डाइएजोटाइजेशन के लिए सबसे फास्ट जाएगा। बाकी बाकी तीनों जो है वो हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप लगे हुए हैं, तीनों इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, रिंग को डीएक्टिवेट कर रहे हैं। जब रिंग को डीएक्टिवेट कर रहे हैं तो N2 फॉर्मेशन एजोटाइजेशन उतना फास्ट नहीं होगा एज कम्पेयर टू जो हमारा नॉर्मल फास्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा आंसर, आपका एनिलीन विल बी द राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन के अंदर कितने कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एन ब्यूटेन के अंदर जो हमारा कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स बनता है, एक एंटी आइसोमर बनता है और 2 गॉश फॉर्म बनते हैं, एक एंटी फॉर्म बनता है और 2 गॉश फॉर्म बनता है। ठीक है, तो 1 एंटी एंड 2 गॉश फॉर्म जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो अगर आपने बी लगाया है तो आपका करेक्ट है, आपको +4 मार्क्स इजिली मिलने वाले हैं। ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बात करेंगे, एराइल डाइजोनियम रिएक्ट विद द फ्लोरोबोरेट टू गिव एराइल फ्लोराइड इन विच रिएक्शन। ठीक है, मतलब एराइल, ये देखो नेम रिएक्शन से सीधा क्वेश्चन था, नेम रिएक्शन मैंने बोला था कि क्वेश्चन आएगा नेम रिएक्शन से, रिवाइज करके जाना, और नेम रिएक्शन से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, क्या है, एराइल डाइजोनियम रिएक्ट विद द फ्लोरोबोरेट्स के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, वो हमारा क्या देता है कि गिव द एराइल फ्लोराइड हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो वहाँ पे कौन-सा रिएक्शन है। ठीक है, तो इसका अगर हम रिएक्शन देखेंगे तो क्या होगा, हमारा एराइल डाइज़ोनियम दैट इज़ ArN2 होता है प्लस फ्लोरोब्लोरेट BF4- इसका रिएक्शन होता है, और हमें मिलता क्या है, हमें मिलता है ArF मिलता है। ठीक है, प्लस हमें N2 मिलता है, प्लस हमें BF3 मिल जाता है। ठीक है, ये रिएक्शन है, और ये कौन-सा रिएक्शन है, ये बाल्ज-स्कीमन रिएक्शन है। ठीक है, सिंपल सा रिएक्शन है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में, ठीक है, हमारा कि बेंजीन रिएक्ट विद द आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। ठीक है, बेंजीन का रिएक्शन हो गया किसके साथ, बेंजीन, सॉरी वेट अ मिनट, ठीक है, हमारा बेंजीन का रिएक्शन हो गया आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड के साथ, तो CH3 C, CH3 C और यहाँ पे ब्रोमाइड, इसके साथ रिएक्शन हो गया। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 के साथ रिएक्शन हुआ तो क्या देगा, तो सिंपल सी बात है यार, आइसोप्रोपाइल बेंजाइन इसका रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे H होगा, तो ये H और ये Br निकलेगा, तो यहाँ पे बचेगा का आइसोप्रोपाइल बेंजीन फॉर्मेशन हो जाएगा। सिंपल सा रिएक्शन है AlCl3 के प्रेजेंट में। एक इंटरमीडिएट स्टेप होगा AlCl3 के बाद AlCl4 बनेगा, फिर वो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा, बट एट द एंड जो आपका प्रोडक्ट मिल के आएगा वो क्या मिल के आएगा, आइसोप्रोपाइल बेंजाइन विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट द सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, EZ आइसोमेरिज्म कौन सा नहीं एग्जिस्ट करता। तो हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि सिस ट्रांस एंड EZ आइसोमेरिज्म जो है वो हमेशा हमें किसमें देखने को मिलता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में देखने को मिलता है। अब हमारा जो 1 ब्यूटीन है, 1 ब्यूटीन को अगर हम बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, 1 यहाँ पे CH2 CH3 और यहाँ पे HH। अब देखो यहाँ पे एक ही कार्बन पे 2 सेम ग्रुप लगते हैं, अब एक कार्बन पे अगर 2 सेम ग्रुप लग जाते हैं तो वहां पे हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कभी देखने को नहीं मिलता, ये हमें कंडीशन पता है। तो जब इसमें 2 सेम ग्रुप हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देखने को मिलेगा, तो सिस ट्रांस और EZ आइसोमेरिज्म इसमें कहां से आएगा, तो ऑप्शन ए विल बी द आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से पूछा था कि कौन सा नहीं एग्जिबिट करेगा, बाकी सारे एग्जिबिट करने वाले हैं। ओके, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्डन इन्वर्जन, बहुत सिंपल था क्वेश्चन यार। अगर SN1 SN2 का कोई बेसिक थ्योरी पढ़ के भी जाता ना, तो उससे भी आपको पता चल जाता कि SN1 का जो इन्वर्सन होता है वहाँ पे क्या होता है, SN2 में हमें वोल्डन इन्वर्जन देखने को मिलता है। SN1 में नहीं, सॉरी, SN2 में हमें वोल्डन इन्वर्जन देखने को मिलता है। सिंपल सा बहुत बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या करे, डाइल्स एल्डर रिएक्शन इज क्लासिफाइड एज। डाइल्स एल्डर रिएक्शन में क्या होता है, हमें पता था डाइल्स एल्डर रिएक्शन में क्या होता है, एक डाइईन होता है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, डाइइनोफाइल होता है, ठीक है, डाइईन होता है, डाइइनोफाइल होता है, ठीक है। और डाइईन और डाइइनोफाइल के बीच में क्या बनता है, हमारे पास 4+2 साइक्लो एडिशन देखने को मिलता है, ठीक है, 4+2 साइक्लो एडिशन देखने को मिलता है, जिससे हमें 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, साइक्लो एडिशन। सिंपल सी बात है, 4+2 साइक्लो एडिशन बनेगा। तो यहाँ पे सिंपल सा साइक्लो एडिशन ऑप्शन में था, अगर 4+2 साइक्लो एडिशन आता तो आपको वो भी देखने को मिल जाता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ मार्कोनिकॉफ एडिशन। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा कि मार्कोनिकॉफ एडिशन पे कौन सा एग्जाम्पल नहीं है ना, तो मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ। एडिशन ऑफ HI टू एल्किन, ठीक है, मार्कोनिकॉफ से हो जाएगा। HCl टू एल्किन, ये भी हो जाएगा। एडिशन ऑफ HBr इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड। अब हमें पता है कि अगर पर ऑक्साइड जहां भी प्रेजेंट हो जाता था वहां हमारा कौन सा रूल लगता था, वहां हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता था। मार्कोनिकॉफ रूल वहां पे काम नहीं करता था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, एल्काइल हैलाइड कन्वर्जन टू एल्केन इज इफेक्टेड बाय। एल्काइल हैलाइड का जो कन्वर्जन है किसमें, एल्केन में, वो किसके द्वारा इफेक्ट किया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन था यार, हैलाइड से एल्केन में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब वुड्स रिएक्शन, बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की। नेम रिएक्शन से देखो लास्ट ईयर एक ही क्वेश्चन था, बस इस बार नेम रिएक्शन से क्वेश्चन था। अभी हमने बॉयज स्कीमन रिएक्शन भी देखा, वुड्स रिएक्शन भी देखा, तो क्वेश्चन है नेम रिएक्शन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बेयर स्ट्रेन थ्योरी। ठीक है, बेयर स्ट्रेन थ्योरी में क्या बोला है कि विच ऑफ अकॉर्डिंग टू द बेयर स्ट्रेन थ्योरी विच साइक्लो एल्केन इज द मोस्ट स्टेबल। ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल साइक्लो एल्केन क्या है। इस बेयर स्ट्रेन की थ्योरी पे स्टेबिलिटी का क्या मतलब था कि जितना कम स्ट्रेन रहेगा, लेस स्ट्रेन, उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे लेस स्ट्रेन जो था वो किसमें था, हमें देखने को मिला था, सबसे जो लेस स्ट्रेन था वो साइक्लोपेंटेन में था। ठीक, तो साइक्लोपेंटेन विल बी द, इस ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो साइक्लोपेंटेन में सबसे कम स्ट्रेन होगा, तो साइक्लोपेंटेन सबसे ज्यादा स्टेबल यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन आपका सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ 3 ब्रोमो 2 ब्यूटेनॉल। ठीक है, 3 ब्रोमो 2 ब्यूटेनॉल के नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने होते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम बनाना चाहें तो क्या बनेगा, जैसे एक CH3 हो गया, ठीक है, फिर यहाँ से अगर हम ले जाएंगे तो एक CH3 यहाँ लग जाएगा, इधर आपका Br लग गया, H लग गया, ठीक है, OH हो गया। ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ पे देखो सिमेट्री तो है नहीं, तो एक कायरल सेंटर ये हो गया, एक कायरल सेंटर ये हो गया। ठीक है, अब हमें आइसोमेरिज्म का फॉर्मूला हमें पता है कि 2 पावर n इज निकालता है, जहाँ पे n क्या होता है, n का होता है अपना कायरल सेंटर, कितने कायरल कार्बन है। ठीक है, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पैरासिटिक वॉर्म कॉजेज द लिम्फेटिक फाइब्रोसिस। देखो सिंपल सा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था यार, कि लिम्फेटिक फाइब्रोसिस किस पैरासिटिक वॉर्म से देखने को मिलता है। तो लिम्फेटिक फाइब्रोसिस हमें पता है किससे देखने को मिलता है, वुशीरिया बैंक्रॉफ्टी से हमें लिम्फेटिक फाइब्रोसिस किससे देखने को मिलता है, वुशीरिया बैंक्रॉफ्टी से हमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूवी एब्जॉर्बेंस दैट इज लैम्डा मैक्स वैल्यू ऑफ मॉर्फिन। अब यहाँ पे दो लैम्डा मैक्स की वैल्यू पूछी गई थी, एक पूछी गई थी मॉर्फिन की, दूसरी पूछी गई थी विंक्रिस्टिन की। तो मॉर्फिन की जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो मॉर्फिन की हमारी लैम्डा मैक्स अबाउट, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है आपका 266, 276, 256, 286। तो यहाँ पे जो उसकी लैम्डा मैक्स होती है अराउंड 285 के आसपास होती है, तो यहाँ पे 286 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो था हमारे पास विंग क्रिस्टिन की लैम्डा मैक्स पूछा था, विंग क्रिस्टिन का लैम्डा मैक्स कितना होता है, ऑप्शन दे रखा है 217 नैनोमीटर, 245 नैनोमीटर, 290 नैनोमीटर या 360 नैनोमीटर। तो विंग क्रिस्टिन का जो लैम्डा मैक्स होता है वो 290 नैनोमीटर होता है। ठीक है, अबाउट मतलब वैसा देखा जाए तो 297 नैनोमीटर के आसपास होता है, एग्जैक्ट होता है, बट यहाँ पे 290 नैनोमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव्स बार्बिचुरेट्स है वो पीकेए वैल्यू। ठीक है, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स बार्बिचुरेट्स का जो पीकेए वैल्यू होता है वो किसके बेसिस कितने पे रेंज करता है, 4 to 6, 5 to 8, 9 to 11 या 7 to 9। तो जो इनका पीकेए वैल्यू रेंज करता है वो किसके बीच में रेंज करता है, वो रेंज करता है 7 to 9 के बीच में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, कल मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी बहुत लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो रहा था, कोई मिस ब्रांडेड में जा रहा था, कोई स्पूरियस में जा रहा था। तो हम यहाँ पे उसको कंफ्यूजन को क्लियर करने वाले हैं। क्या है, इफ द लेबल ऑफ अ कंटेनर बियर द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल और अ कंपनी परपोर्टिंग टू बी द मैन्युफैक्चर ऑफ द ड्रग विच इंडिविजुअल कंपनी फिक्सेस डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब क्या यहाँ पे बोल रहा है कि किसी लेवल पे ऐसे कंपनी का नाम है जो क्या है या तो फॉल्स है या वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो यहाँ पे लोगों को लग रहा था मिस ब्रांडेड में और स्पूरियस में कंफ्यूज थे, ये दोनों तो लोगों ने हटा दिया था, मिस ब्रांडेड और स्पूरियस में कंफ्यूज थे। अब यहाँ पे बात आ गई थी लेबलिंग की, तो इसकी वजह से कुछ लोग कंफ्यूज हो गए थे कि वहाँ पे मिस ब्रांडेड होगा, बट मिस ब्रांडेड यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे स्पूरियस होगा। क्यों स्पूरियस होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पूरियस इस वजह से होगा
क्योंकि जो कंपनी है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। मिस ब्रांडेड की कंडीशन कब आती है? मिस ब्रांडेड की कंडीशन तब आती है जब वहाँ पे लेवल में लिखा होता है 10% और अंदर वो निकलता है 2%, या लेवल पे लिखा होता कुछ, अंदर निकलता कुछ, तो वहाँ पे वो मिस ब्रांडेड में आती है। बट स्पूरियस में क्या हो रहा है कि कंट्री जो है वही, मतलब कंट्री कह रहा हूँ मैं, कंपनी जो है या तो वो फिक्शियस है या एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में किस में आएगा? उस कंडीशन में ये जाएगा स्प्यूरियस की कैटेगरी में जाएगा, मिस ब्रांडेड में नहीं जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन द ड्रग डिस्कवरी करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स, ठीक है, ये ड्रग डिस्कवरी का एक करंट सीक्वेंस हमें बताना है कि लीड फाइंडिंग, टारगेट इलेक्शन, लीड ऑप्टिमाइजेशन। देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग टारगेट को सेलेक्ट करेंगे ना किसी भी ड्रग के लिए। अगर मान लो कैंसर के लिए ड्रग बनानी है तो हमें पहले कैंसर का टारगेट तो पता होना चाहिए ना, कि मतलब हमें कहाँ पे टारगेट करना है। तो हमने कैंसर के लिए ड्रग बनाई तो सबसे पहले हम टारगेट सिलेक्शन करेंगे, मतलब ऑप्शन 2 आपका सबसे पहले आ जाएगा। फिर उसका लीड हमें फाइंड करेगी, लीड हमें पहले मिलेगी, तो फिर उसका लीड मिलेगी या लीड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले हम करेंगे कि लीड डिस्कवरी, लीड फाइंडिंग का, फिर उसके बाद हमारे पास क्या होगा? लीड ऑप्टिमाइजेशन। तो 2 के बाद आएगा आपके पास 1, फिर आएगा आपके पास 3, ठीक है। तो 2 1 3 यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा-सा कुछ मिस इंटरप्रिटेशन हो गया है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे शायद ऑप्शन थोड़ा ऊपर-नीचे आ गया, ठीक। तो मैंने सबसे पहले हमें सबसे पहले टारगेट को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर हमें लीड फाइंडिंग होगी, फिर लीड ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यही सीक्वेंस आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो रखा है, तो उसको आप लोग बाद में देखें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है कि आईसीएच गाइडलाइंस, ठीक है, आईसीएच गाइडलाइंस दे रखी है यहाँ पे। और अब यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को दो क्वेश्चंस मिले हैं कि कुछ लोग वहाँ पे जोन 1 बोल रहे थे, कुछ जोन 2 बोल रहे थे, ठीक है। तो हम दोनों की बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में जोन 2 होगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या आंसर जाएगा? अगर जोन 2 होगा तो 25 डिग्री सेल्सियस 60% आरएच करेक्ट हो जाएगा। और अगर जोन 1 दिया था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि जोन 1 था या जोन 2 था। अगर जोन 1 रहा होगा तो 21 डिग्री सेल्सियस 45% आरएच जाएगा, और अगर जोन 2 रहा होगा तो 25 डिग्री सेल्सियस 60% आरएच जाएगा। समझे बात को? तो ये आपके जोन 1 और 2 दोनों की बात। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर मैक्सिमम लिमिट ऑफ द, यार ये तो कितना सिंपल सा यार, ये तो मैंने कैप्सूल का मैंने रिवीजन लिया था, उसमें भी बताया था, वन शॉट में भी बताया था, लेक्चर में भी बताया था, तो मैंने इसके बारे में बहुत बात की थी कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ आयरन कितनी होनी चाहिए? 15 पीपीएम। 15 पीपीएम मैक्सिमम जो आयरन की लिमिट होगी वो कितनी होगी? 15 पीपीएम आयरन की लिमिट होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है? नाइट्रोडिस्क इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच ड्रग डिलीवरी सिस्टम? नाइट्रोडिस्क जो है वो हमारा किस डिलीवरी सिस्टम का एग्जांपल है? ऑक्यूलर, ट्रांसडर्मल, म्यूकोसल या नेसल? तो देखो यहाँ पे नाइट्रो डिस्क से लोगों, कुछ 1-2 स्टूडेंट मेरे कंफ्यूज हो गए थे जिनका मैसेज आया कि सर नाइट्रो डिस्क था, तो हम नाइट्रोग्लिसरीन पे चले गए थे, ठीक है। तो वहाँ से थोड़ा-सा उनको कन्फ्यूज़न हो गए थे, बट नहीं, नाइट्रो डिस्क से नाइट्रोग्लिसरीन पे नहीं जाना है। नाइट्रो डिस्क जो है वो हमारा कौन से रूट पे जाता है? वो हमारा ट्रांसडर्मल। नाइट्रो डिस्क दिया होता या नाइट्रो डॉट दिया होता तो ये हमारा किससे जाता? दोनों हमारा ट्रांसडर्मल पे जाता है, ठीक है। समझिए बात को? तो ऐसे कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो अगर आपने ट्रांसडर्मल लगाया तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस सेल्फ मूविंग ड्रायर? कॉन्टिन्यूअस सेल्फ मूविंग ड्रायर का एग्जांपल कौन-सा? ऑप्शन था आपके पास क्या कि वैक्यूम ड्रायर, ट्रे ड्रायर, स्प्रे ड्रायर या टर्बो ड्रायर ड्रायर। इसके बारे में मैंने इंजीनियरिंग का जो लास्ट लेक्चर लिया था उसमें हमने इसके बारे में बात करी थी। वन शॉट भी डाला था मैंने इसका कि टर्बो ड्रायर ड्रायर जो होता है वो क्या होता है? सेल्फ मूविंग कॉन्टिन्यूअस ड्रायर होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच डाइल्यूएंट इज इनकम्पैटिबल? भाई ये तो मैंने फार्मास्यूटिक्स का जो वन शॉट लिया था उसमें मैंने स्पेसिफिक नोट्स में नहीं था, बट ये मैंने अलग से लिख के बताया था। उसमें ये मुझे याद है कि प्राइमरी अमीन पाउडर के साथ कौन सा अमीन, और उसमें मैंने लैक्टोज के अलग-अलग फॉर्म भी बताए थे कि अल्फा, बीटा, गामा 3 फॉर्म होते हैं, फिर कौन सा होता है, कौन सा नहीं होता है, सारा मैंने बताया था उसमें। तो यहाँ पे इनकम्पैटिबल कौन सा होता है? वो होता है लैक्टोज। और क्यों? क्योंकि वो हमारा एक रिएक्शन शो करता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या है? मेलार्ड रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। समझ गए बात को? तो ये बेसिक क्वेश्चन था और ये कन्फर्म बड़ा एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, फ्री के नंबर आपको ये देके जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन जो है आपके पास कि मेन्यू कॉल इज आल्सो नोन एज, मेन्यू कॉल को क्या और नाम से बोलते हैं, ठीक है। सोडियम एल्जीनेट, एल्जीनिक एसिड, कार्बोपॉल या गुआरगम। तो मेन्यू कॉल को हम लोग दूसरा जो नाम है वो किसका है? वो ब्रांड नेम है मेन्यू कॉल किसका? सोडियम एल्जीनेट का ब्रांड नेम है हमारा क्या? मेन्यू कॉल। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन, ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर ऑफ CO2 आर, ठीक है। अब देखो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड में हम लोग CO2 को एज अ सुपर क्रिटिकल फ्लूइड यूज करते हैं। तो इसमें पूछा है कि उसका क्या क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर होगा। तो इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है CO2 का वो कितना होता है? वो 31.1 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो क्रिटिकल प्रेशर होता है वो कितना होता है? वो 73.8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पे वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए बात? तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, और इसको हम लोग यूज करते हैं कैफीन, डिकैफिनेशन और इसेंशियल ऑयल्स, इन सब में यूज करते हैं। तो अगर आपका ये आंसर करेक्ट है तो आपने ये अगर मार्क किया तो आपका आंसर करेक्ट हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया कि पार्टिकल साइज रेंज ऑब्जर्वेबल इन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, ठीक है। अब ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी में यहाँ पे कि कौन से पार्टिकल साइज का रेंज आता है, तो हमें पता है कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी का 0.5 टू 200 माइक्रोमीटर के बीच में रेंज करता है, ठीक है। और ये भी मैंने स्पेसिफिक
वन शॉट में मैंने ये अलग से बताया था, लिख के बताया था पूरे टेबल को। हर बार मैंने बताया था कि इससे क्वेश्चन आ सकता है और इससे क्वेश्चन आया है, ठीक है? तो देख लो, जो मैं लेक्चर्स में बोलता हूँ, उसका मतलब है कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो उससे क्वेश्चन आता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 150 दिया हुआ है बट 200 तक में है, तो हमारा यही ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक? तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई ये इसके बारे में भी मैंने अलग से लिखा था। अगर कोई मेरा लास्ट का कोलॉजी का और सुटिक्स का वन शॉट अगर देख के चला जाता ना, तो अबाउट मैंने बोला था ना कि आपको 50 प्लस मार्क्स मैं उस वन शॉट से दिलवा दूँगा, और वो हुआ है। तुम अगर अभी तुमने नहीं देखा है ना, अभी नाइपर का एग्ज़ाम बचा हुआ है, एक बार जाके वो वन शॉट देखना, फिर देखना कि ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं, ये मैंने वन शॉट में बताया है कि नहीं। और बताया है, एक तो होता है बताना, मैंने इस पे स्पेसिफिकली एम्फसाइज़ किया था कि ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये इम्पोर्टेंट है, और वह क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है? कंप्रेसिबिलिटी इनकी 12 टू 16 क्या होता है? गुड होता है, गुड फ्लो प्रॉपर्टी होती है, और कितनी बार बताया है? सी ऑप्शन होगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई इक्वेशंस, इक्वेशंस पे मैंने स्पेसिफिकली वीडियो बनाया था। इंस्ट्रूमेंट्स इक्वेशन पे मैंने 2 वीडियो बनाए थे, और वीडियो भी बहुत बड़े नहीं थे, अबाउट 10 टू 12 15 मिनट्स के 2 वीडियो थे। उसमें पूरा इक्वेशन पूरा वो कवर किया था, और उससे 2-2 क्वेश्चन आए हुए हैं इस बार, ठीक है? और उन्हीं इक्वेशन का मैंने कंपाइलेशन वन शॉट भी डाला था लास्ट में, जिससे अगर वो वीडियो भी अगर आपने देख लिया होता तो टोटल 45 या 40 मिनट्स का वो वीडियो था, जिससे 2 क्वेश्चन पूछे गए। एक ये इससे पूछा गया, एक वो इस फ़िल्ट्रेशन से पूछा गया है, ठीक है? तो डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए। तो जो मैंने बोला था कि मैं 50 प्लस इंक्रीज़ करा दूँगा आपके रिवीजन में, 50 प्लस क्या अबाउट ये 100 मार्क्स आपके उसी लास्ट के वन शॉट से आ गए हैं, जितने मैंने वन शॉट डाले हुए हैं। तो अगर आपने वो भी लास्ट में देखा होगा, किसी ने रिवीजन के फॉर्म में भी देखा होगा, तो आप पे चीज़ें करेक्ट होगी। और जिसने देखा है वो कमेंट सेक्शन में बताना कि उससे क्वेश्चन था या नहीं था, ठीक है? कोजेनिक हार्मोन इक्वेशन इज़ रिलेटेड टू, तो किससे रिलेटेड है आपका? परमिबिलिटी टू द पार्टिकल साइज़ एंड बेड पोरोसिटी, ऑप्शन नंबर डी से रिलेटेड होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था यार, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा है कि ग्रेन्यूल डेंसिटी 2.305 जीसी दिया हुआ है, ठीक है? उसके बाद आपका दिया हुआ है क्या? ये ट्रू डेंसिटी जो होता है 3.560 ग्राम पर सेंटीमीटर। इंटर पार्टिकल पोरोसिटी ऑफ द पाउडर, पाउडर की क्या दिया है? पोरोसिटी देखा है, ठीक है? तो यहाँ पे देखा है कि इंटर, यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे होता है 1 माइनस ग्रेन्यूल डेंसिटी अपॉन ट्रू डेंसिटी हम लोग करते हैं, तो उससे हमें पोरोसिटी मिल के आता है। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 0.34 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दैट इज 0.34 इसका करेक्ट हो जाएगा, और दैट इज इसका क्या 34% हमें यहाँ पे वॉइड स्पेस देखने को मिलेगा, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी भी है इसका, वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा है कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ द बेंजन कोलियम क्लोराइड यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन पेरेंटल फॉर्मेशन, ठीक है? पेरेंटल फॉर्मुलेशन में बेंजन कोनियम क्लोराइड को हम एज अ प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, तो उसका जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होता है वो कितना होता है, ठीक है? तो उसका जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन 0.01%, 0.001%, 0.005% या 0.0001%, तो जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन अलाउ है एज पर यूएसपी वो क्या है? 0.001% ही है, ठीक है? ये या इससे कम या इतना हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गया हमारे 47 क्वेश्चन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन 48, 48 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रिजर्वेटिव इन फार्मास्यूटिकल्स फॉर्मुलेशन, ठीक है? फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रिजर्वेटिव कौन से यूज होता है? तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रिजर्वेटिव में हमारा क्या होता है? हमने क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड जितने भी होते हैं वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज किया था, तो वो कौन सा है? वो है बेंजल कोनियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट, डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मैंने बताया हुआ था। फिजिकल फार्मेसी का अगर किसी ने लेक्चर देखा होगा तो वहाँ पे मैंने इसके बारे में बताया था, इस पे एम्फसाइज़ भी किया था ग्राफ बना के अलग से, ठीक है? कि कौन-सा रियोग्राम जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है, किसका रियोग्राम जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, वो होता है प्लास्टिक लो का एग्ज़ाम नहीं होता, और यहाँ पे बिंघम बॉडीज़ इनको बोलते हैं, और यहाँ पे यील्ड वैल्यू का कॉन्सेप्ट होता है, इसके बारे में हमने लेक्चर में बात करी थी, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ये क्वेश्चन नंबर 49। तो और ये आ गया अपना क्वेश्चन नंबर 15, ये देखो थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन, बीच में इक्वेशन, ये मैं बोल रहा था ना इक्वेशन से एक और क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन, और सिंपल सा क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन तो मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन तो पीवाईक्यू का क्वेश्चन है यार। ये क्वेश्चन तो सिंपल सा पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, मुझे ईयर नहीं याद आ रहा, बट शायद ये 23 या 24 का ही क्वेश्चन है, 23 या 4 का ही क्वेश्चन है, मेरे को एग्जैक्ट ईयर नहीं याद है, बट ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। और ये मैंने वो जो इक्वेशन वाली वीडियो में बताया हुआ था। तो थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन किससे होता है? डार्सीज इक्वेशन से। सिंपल सा क्वेश्चन था यार, डार्सी इक्वेशन पे थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन देखने को मिलता है, ठीक है? तो ये बात हो गई। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसके बारे में भी बात हुई है उसी इक्वेशन वाले इंस्ट्रूमेंट वाले वीडियो में। उस ये मैं बता रहा हूँ, एक सिंपल अगर आपने वो 40 मिनट्स का जो कंपाइलेशन था, या 2 छोटे-छोटे जो एक 10-15 मिनट्स के वीडियो थे, वो देख के चले गए होते ना, तो अबाउट 4 टू 5 क्वेश्चन एक सिंगल वीडियो से निकल के आ गए, ठीक है? तो लास्ट का वन शॉट बहुत यूज़फुल था, ठीक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा, क्या आ जाएगा? ट्रू डेंसिटी हमारा किससे मिलता रहता है? मर्करी साइक्लोमीटर से। ग्रेन्यूल डेंसिटी हम लोग किससे मेजर करते हैं? ग्रेन्यूल डेंसिटी। और उसके बाद बल्क डेंसिटी, और उसके बाद अपने पास क्या आता है कि बल्कीनेस। बल्कीनेस क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क डेंसिटी हमारा क्या है? बल्कीनेस है। तो यहाँ फोर्थ का पी, फर्स्ट का
आर, ठीक है, फर्स्ट का आर, फोर्थ का पी, हमें कौन सा ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। थर्ड सेकंड का क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, ग्रेनुलर डेंसिटी बल्कीनेस और बल्क डेंसिटी ग्रेजुएटेड सिलेंडर मेथड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ये है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्लास 2 मेथड ऑफ द टोनिसिटी एडजस्टमेंट। तो क्लास 2 मेथड है टोनिसिटी एडजस्टमेंट का, वो कौन सा है, क्रायोस्कोपिक, NaCl इक्विवेलेंट, वाइट विंसेंट या हमारा मोल फ्रैक्शन। तो जो क्लास 2 मेथड है वो कौन सा है, वो है वाइट विंसेंट मेथड, ठीक है। तो ये हमारा 52 क्वेश्चंस कवर हो गए। अभी हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 53 पे। ओके, तो अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 53 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है, इन अ थर्मल डेथ कर्व द इनवर्स स्लोप ऑफ लॉग सर्वाइवर्स वर्सेस टाइम। मतलब क्या है कि जो थर्मल डेथ कर्व होती है उसमें जो हमारी इनवर्स स्लोप बनती है किसमें बीच में, बिटवीन द लॉग सर्वाइवर्स वर्सेस टाइम, टाइम के बीच में जो वो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो हमारा होता है कि इनवर्स, यहाँ पे इनवर्स स्लोप बनता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इससे हमें आंसर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा डी वैल्यू, ठीक है। डी वैल्यू जिसको डेसिमल रिडक्शन टाइम बोला जाता है, ठीक। तो यहाँ पे डी जो ऑप्शन नंबर बी है दैट इज डी वैल्यू, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, फिफ्थ जो सिंपल सा क्वेश्चन है यार, एकदम बेसिक क्वेश्चन। सेडिमेंटेशन वॉल्यूम, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम इज मेजर्ड बाय, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम को किससे मेजर करोगे, सिंपल सा आंसर, अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, सिंपल सा क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, करेक्ट क्वेश्चन है यार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच देखो ये सस्पेंशन से दो क्वेश्चन आए हैं और दोनों बहुत ही बेसिक, मतलब एकदम सिंपल, कुछ सोचना था ही नहीं इसमें। विच डिस्क्राइब द डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। अब हमें डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में क्या होगा, रैपिड सेडिमेंटेशन नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें हार्ड केक का फॉर्मेशन होता है, तो रैपिड सेडिमेंटेशन नहीं होगा। स्लो सेडिमेंटेशन ये करेक्ट आंसर है। इजी टू डिस्पर्स नहीं भाई, हार्ड वो होगा तो इजी डिस्पर्स कैसे होगा। अनप्लीजेंट इन अपीयरेंस नहीं, इसका अपीयरेंस प्लीजेंट होता है हमारा, जो उसका है फ्लोकुलेटेड का अनप्लीजेंट होता है क्योंकि उसमें रैपिड सेडिमेंटेशन हो जाता है, तो लोगों को लगता है कि वो खराब हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। स्लो सेडिमेंटेशन जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 का हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोल रहा है कि एंथ्राक्यूनोन डेरिवेटिव आर जनरली डिटेक्टेड बाय द बॉर्न ट्रैगर टेस्ट, ठीक है। एंथ्राक्यूनोन जो हमारा डेरिवेटिव्स होते हैं वो जनरली किससे डिटेक्ट किए जाते हैं, बॉर्न ट्रैगर टेस्ट से, सही बात है, पी आपका करेक्ट आंसर है। फिर दूसरा क्वेश्चन जब बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एंथ्रोन इज अ येलो सब्सटेंस सॉल्युबल इन एल्कली, नहीं गलत बात है, एंथ्रोन ये नहीं है। एंथ्रानॉल इज इनसॉल्युबल इन एल्कली एंड शोज अ रेड फ्लोरेसेंस, नहीं भाई ये भी गलत है। बॉर्न ट्रैगर टेस्ट गिव द नेगेटिव रिजल्ट टू एंथ्रानॉल, हाँ ये एंथ्रानॉल पे नेगेटिव क्योंकि वो एंथ्राक्यूनोन के लिए यूज होता है। तो ऑप्शन आपका पी एंड एस जो है वो आपका क्या हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 का, ठीक है। तो हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए, हमने कर लिए 56 क्वेश्चंस यहाँ पे कवर कर लिए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 57 पर। क्वेश्चन नंबर 57 सिंपल सा मैच द फॉलोइंग था, मैच द फॉलोइंग और फैमिली। देखो अगर आपने मेरा वन शॉट में फार्माकोग्नोसी का देखा होता या फार्माकोग्नोसी का जो इंट्रो लेक्चर मैंने दिया था उसमें मैंने बहुत बार बोला था कि भाई फैमिली से क्वेश्चन आएगा, और फैमिली से क्वेश्चन आया। सबसे पहला क्वेश्चन है स्नेक रूट, ठीक है। स्नेक रूट हमारा, स्नेक रूट जो कि हम लोग किसको बोलते हैं, क्या इसको बोलते हैं हम लोग, एपोसाइनेसी, मतलब सॉरी रोल्फिया को बोलते हैं, ठीक है। रोल्फिया स्नेक रूट, और वो हमारा किस उसमें आएगा। और इसका मैंने ये जो कॉमन नेम था उसका भी मैंने अपने इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में बताया था। तो स्नेक रूट हमारा किस में आ जाएगा, स्नेक रूट आ जाएगा एपोसाइनेसी में, ऑप्शन नंबर पहले का आर हो जाएगा। ये यहाँ पे पी क्यू आर एस इस फॉर्म में, तो पहले का आर हो जाएगा। पहले का आर किस में मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। तो ये दो ऑप्शन आपके कट गए। दूसरा क्या है, दूसरा अर्टमेशिया, अर्टमेशिया की जो फैमिली है वो कौन सी है, वो होती है कंपोजिटी। तो दूसरे का एस किस में मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सॉरी दूसरे का पी किस में मिल रहा है, इसमें नहीं, इसमें मिल रहा है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा जो है आपका क्यू बीटा आलमंड का रोजेसी फैमिली हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास मेरे का बर्सियसी फैमिली हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, इजीली आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोल रहा है कि ए बी ट्रांस स्टेरॉइडल रिंग जंक्शन हाइड्रोजन कॉन्फ़िगरेशन इज, ठीक है। जैसे ए बी जो ट्रांस स्टेरॉइडल रिंग जंक्शन जो हाइड्रोजन कॉन्फ़िगरेशन है वो अल्फा कॉन्फ़िगरेशन है, बीटा कॉन्फ़िगरेशन है, इक्लिप्स कॉन्फ़िगरेशन है या गॉच कन्फर्मेशन। तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, ये आपका है अल्फा कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपने अल्फा कॉन्फ़िगरेशन लगाया है तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट होने वाला है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया स्टेरॉइडल कोलेस्टेन रिंग फ्यूजन इन्वॉल्व विच कार्बन्स। अब यहाँ पे हमारा जो कोलेस्टीन रिंग होता है उसके फ्यूजन किस किस नंबर के कार्बन पे होते हैं वो यहाँ पे हमें बताया है, ठीक है। तो कौन कौन से नंबर पे होते हैं, वो हमारा होता है 5, 6, 8, 9, 10, 13, ठीक है। 5, 6, 8, 9, 10, 13, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे हम लोग 5, 6, 7 नहीं, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 11 तो नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं, हाँ यहाँ पे 11 नहीं, यहाँ पे 13 ऑप्शन होगा, 5, 6, 8, 9, 13, ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपका वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है, फ्यूजन देखकर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ
कार्बन इन प्रेग्नेंट। अब देखो इसका सिंपल सा हमने एक ट्रिक याद की थी। ट्रिक क्या याद की थी? जीप, GAAP, ठीक है। तो यहाँ पे गुआनिन इसमें हमारे कितने थे? इसमें 17 था, पी से हमारा 18, इसमें 19 और यहाँ पे कितने थे? 21। तो पी फॉर प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट से कितने कार्बन? प्रेग्नेंट से 21 कार्बन होता है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, शर्डन न्यूक्लियस होगा। ठीक है, समझ गया बात को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। 61 क्या बोल रहा है कि टैनिन सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट द एल्केलॉइड्स। करेक्ट स्टेटमेंट बताना। टैनिन सॉल्यूशन जो है एल्केलॉइड को प्रेसिपिटेट करता है, सही बात है। हाइड्रोलाइजेबल टैनिन प्रोड्यूस गैलिक एसिड एंड एल्गिक एसिड ऑन हाइड्रोलिसिस, ठीक है। कंडेंस टैनिन फॉर्म फोल बैफेन ऑन हाइड्रोलिसिस, नहीं भाई, कंडेंस टैनिन है तो वो हाइड्रोलाइज कैसे होंगे? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था यार। कंडेंस टैनिन है तो हाइड्रोलाइज कैसे होंगे? तो ये तो हट गया। सी टैनिन आर इनसॉल्युबल इन वाटर, नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, गलत गलत गलत। हाइड्रो यहाँ पे होगा होगा, थोड़ा सा यहाँ पे वो है, क्या है कि यहाँ पे कंडेंस टैनिन जो है वो हमारा किसमें? फ्लोबैफिन देते हैं, सॉरी सॉरी, ठीक है। इसका जो करे ए बी करेक्ट है, इसका बी, ठीक है। बी में हमारा यहाँ पे कंडेंस टैनिन जो है वो फ्लोबैफिन ऑन हाइड्रोलिसिस देते हैं। टैनिन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, हाँ टैनिन सॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल नहीं होते। तो ऑप्शन ए बी सी आपका ये करेक्ट हुआ, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोलाइजेबल, हाँ ठीक है, सही, ए बी सी आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी विल बी द राइट आंसर। ओके, समझिए बात को। तो सिंपल यहाँ पे ये इसका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये सिंपल सा क्वेश्चन, अगर मेरा वन शॉट किसी ने देखा होगा फार्माकोलॉजी का, तो उसमें मैंने अलग से लिख के बताया था कि डोजिंग के टाइम पे रेशियो ये रहता है और ब्लड में जाने के बाद रेशियो 1:20 का हो जाता है, ठीक है। अलग से मैंने उसमें बताया हुआ है। तो 1:20 का रेशियो हो जाता है। ऑप्शन आपका डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1:20 का रेशियो, ठीक है। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 हमारा क्या बोल रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पीपीएआर अल्फा एगोनिस्ट। पीपीएआर अल्फा एगोनिस्ट कौन सा है? इसमें सल्फोनिल या मेटफॉर्मिन, अकॉर्बोज या फेनोफिब्रेट। तो यहाँ पे पीपीएआर अल्फा हमारा फेनोफिब्रेट हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगर यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन मेरे को कुछ मिला था कि पीपीएआर गामा की भी बात हुई थी। तो अगर पीपीएआर गामा होगा तो वहाँ पे रोजीग्लिटाजोन या पियोग्लिटाजोन अगर ऑप्शन में होगा आपको, ठीक है, रोजीग्लिटाजोन या पियोग्लिटाजोन ऑप्शन में होगा तो वो वहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में गामा या अल्फा दोनों में से जो होगा उस हिसाब से आपका ये आंसर करेक्ट जाएगा, ठीक है, समझिए। तो दोनों में आपको देख लेना कि कौन सा है उसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। 64 क्या बोल रहे हैं आपके पास? 64 बोल रहा है कि विगाबेटिन एक्सर्ट्स इट्स एंटी कन्वर्जेंट इफेक्ट बाय इनहिबिटिंग व्हिच एंजाइम, ठीक है। तो विगाबेटिन किस पे काम करता है? तो विगाबेटिन जो है हमारा इनहिबिट करता है कौन से एंजाइम को? गाबा ट्रांस एमिनेज एंजाइम को इनहिबिट करके काम करता है। कौन? विगाबेटिन इनहिबिट करता है गाबा ट्रांस एमिनेज एंजाइम। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कर रहा है कि विच इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस इज एसोसिएटेड विद एम्फोटेरेसिन बी। एम्फोटेरेसिन बी क्या काम करता है, ठीक है। तो एम्फोटेरेसिन भी हमारा जाके बाइंड करता है किसके साथ? एर्गोस्टेरॉल के साथ बाइंड करता है। उसके बाद क्या करता है कि मेम्ब्रेन में फॉर्म करता है क्या? पोर्स। और वो पोर्स क्या करते हैं? वो पोटेशियम आयन को करते हैं लीक। वो पोटेशियम आयन को कर दिए लीक। अब पोटेशियम आयन अगर लीक हो गया तो मतलब पोटेशियम का लेवल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और पोटेशियम का लेवल अगर घट रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोकैलीमिया बोलते हैं। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ P2 गामा 2 रिसेप्टर, P2Y2 रिसेप्टर इनहिबिटर। कौन सा ऐसा जो P2Y2 रिसेप्टर पे काम करता है? तो क्लोपिडोग्रिल जो होता है वो हमारा इरिवर्सिबली P2Y2 एडीपी रिसेप्टर जो होते हैं उनको ये क्या करता है? इरिवर्सिबली ब्लॉक करके हमारा क्या करता है कि फिब्रिनोजन मीडिएटेड जो प्लेटलेट एग्रीगेशन होता है उसको प्रिवेंट करता है। समझ गए बात को? तो ये सिंपल था, इसका आंसर था ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इन्फ्लुएंजा ड्रग, इन्फ्लुएंजा ड्रग कौन सी ऐसी इन्फ्लुएंजा ड्रग है जो किसको काम टारगेट कर रही है? न्यूरामाइनेडेज, ठीक है। तो सिंपल सा यार, ये तो क्वेश्चन में ही ऑप्शन था, न्यूरामाइनेडेज इनहिबिटर। सिंपल सी बात है, न्यूरामाइनेडेज इनहिबिटर। अगर यही इसके ऑप्शंस थे तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। और अगर इसका कोई और ऑप्शन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, तो फिर हम उसका आंसर चेकआउट कर देंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोल रहा है कि बेम्ब्यूट्रॉल इज अ प्रो ड्रग ऑफ विच बीटा 2 एगोनिस्ट, ठीक है। बेम्ब्यूट्रॉल जो है वो कौन से बीटा 2 एगोनिस्ट का जो है वो प्रो ड्रग है, ठीक है। तो बेम्ब्यूट्रॉल जो प्रो ड्रग है वो किसका है? सेल्मेट्रॉल, टर्ब्यूटालिन, एल्ब्यूट्रॉल, थियोफाइलिन। तो यहाँ पे किसका है? यहाँ पे बीटा 2 या शायद बीटा 1 होगा। यहाँ पे मेरे हिसाब से बीटा 1 होना चाहिए, बट ठीक है, आंसर जो इसका होगा, आंसर जो होगा वो टर्ब्यूटालिन होगा, ठीक है। किसका? टर्ब्यूटालिन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंटी कैंसर ड्रग प्रोड्यूसेस द हैंड एंड फुट सिंड्रोम, ठीक है। एंटी कौन सा ऐसा एंटी कैंसर ड्रग है जो हैंड एंड फुट सिंड्रोम प्रोड्यूस करता है? एडवर्स इफेक्ट से मैंने बोला था कि याद कर लेना, क्वेश्चन आएगा। तो हैंड एंड फुट सिंड्रोम हमारा कौन सा है? मेथोट्रेक्सेट, कैप्सिटाबिन, विंकेस्ट्रिन, डॉक्सोरिबोसिन। तो मेथोट्रेक्सेट हम नहीं प्रोड्यूस करता, कौन प्रोड्यूस करता है? कैप्सिटाबिन विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ये हो गया 69 क्वेश्चन, ठीक है। कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हो रहे हैं चैट बॉक्स में लिखते जाओ, ठीक है। ये देखो, डायूरेटिक्स का वन शॉट 30 मिनट का वीडियो था, उससे ये क्वेश्चन है। और मैंने इसको अलग से मैं बता रहा हूँ कि फार्माकोलॉजी के जितने क्वेश्चन आए हैं ना, अबाउट आप
80% क्वेश्चन कवर कर लेते अगर आपने वो केवल मेरा कितने 5 आवर्स का वन शॉट वीडियो था उसको अगर आप देख के गए होते तो। ठीक है, फ्यूरोसमाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या था? सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनिबिट करना था। सिंपल सी बात है, सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनिबिट करना। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है कि विच ड्रग गिवन विद द वारफेरिन इंड्यूस द हेपेटिक CYP 4 एंजाइम। ठीक है, वारफेरिन के साथ अगर हम लोग कौन सी ड्रग ऐसा देंगे जो CYP 450 एंजाइम को इंड्यूस करेगा? सिप्रोफ्लॉक्सासिन, मेट्रोनिडाजोल, कार्बामेजेपिन या डिल्टियाज़िन। तो कौन सी ड्रग है? वो है कार्बामेजेपिन। ठीक है, कार्बामेजेपिन अगर हम वारफेरिन के साथ देंगे तो क्या करेगा? हेपेटिक CYP 450 एंजाइम को क्या करेगा? इंड्यूस कर देगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ GnRH एगोनिस्ट? ऐसी कौन सी ड्रग है जो GnRH एगोनिस्ट नहीं है? यार इसमें तो मैं कह रहा हूँ कि केवल ऑप्शन देख के आप मार देते क्वेश्चन। 3 ऑप्शन में क्या है? रेलिन 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 एंड में। एक ऑप्शन में क्या है? गैनीरेलिक्स है, एक्स्ट्रा। सिंपल सा ऑप्शन देख के आप साइड कर देते। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होता अगर ऑप्शन इसमें मिक्स होते तो, बट ऑप्शन से ही इन्होंने क्लियर कर दिया था कि यही आंसर होगा। भाई तू 3 के नंबर तुम्हें दे रहा हूँ, बट अगर तुम ले ना पाओ तो ये तुम्हारी गलती है। फ्री के 4 नंबर इन्होंने यहाँ पे NBMS वालों ने आपको फ्री के 4 नंबर बांट दिए थे। अगला क्वेश्चन, पी अप्रॉक्स पीएच ऑफ द जेजेनम। जेजेनम का पीएच सिंपल सा यार, देखो ये भी कितना सिंपल, ये भी फ्री के ही नंबर थे। क्यों ना? देखो जेजनम हमारा किसका पार्ट होता है? जेजनम पार्ट होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का, और स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा पीएच क्या होता है? बेसिक होता है, ये हमें पता है। और ऑप्शन देखो, तीनों पी ऑप्शन जो थे वो एसिडिक के थे, केवल एक ही ऑप्शन था जो आपका बेसिक पे रिलेट वो हो रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, सिंपल सा ऑप्शन था, सिंपल क्वेश्चन दिए थे यार। विच ऑफ द फॉलोइंग ST2A2C एंटागोनिस्ट यूज्ड इन अ माइग्रेन? ये भी मैंने बताया था, बहुत अच्छे से बताया था, वन शॉट सा ही क्वेश्चन है ये। वन शॉट में भी इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो कौन सा? मेथाइसर्जाइड, केटेंसिरीन, सुमाट्रिप्टन, इजाट्रिप्टन। तो कौन सा है? वो है मेथाइसर्जाइड जो हम लोग यूज करते हैं। 5HT2AC एंटागोनिस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेसल डिकंजेस्टेंट इज एन अल्फा 2 एगोनिस्ट? अल्फा 2 एगोनिस्ट कौन सा है? नसल डीजिए, ऑक्सीमेटाजोलिन, टर्ब्यूटालिन, सल्ब्यूटामॉल, मेथोट्रेनियत। तो अल्फा 2 एगोनिस्ट कौन सा है? वो है ऑक्सीमेटाजोलिन, जो है हमारा क्या है? अल्फा 2 एगोनिस्ट है, नसल डिकंजेस्टेंट के रूप में हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है आपका कि क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोल रहा है कि विच फास्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर इज यूज्ड इन COPD? कौन सा फास्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर है जिसको हम लोग COPD में यूज करते हैं? ठीक है, ऑप्शन आपका दे रखा है मॉन्टेल्यूकस, रोफ्लूमिलास्ट, उसके बाद क्रोमोग्लाइकोलेट और ओमेलिजुमैब। तो किसका यूज करते हैं हम लोग? फास्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर कौन सा है? रोमोफ्लूमिलास्ट, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रोमोफ्लूमिलास्ट। ठीक, ये आपका B77 नंबर क्वेश्चन का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर इज यूज्ड इन सी। ओके ओके, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, सॉरी, सेम क्वेश्चन रिपीटेड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया था। बी पाम कॉम्बिनेशन इंक्लूड द विच 4 ड्रग? बी पाम कॉम्बिनेशन जो होता है उसमें कौन से 4 ड्रग्स का हम लोग यूज करते हैं? ठीक है, कौन सा 4 ड्रग है उसमें? उसमें आपका जो 4 ड्रग है, एक पहली ड्रग जो आएगी आपकी आएगी बेडाक्विलिन आएगी, सब में सेम है, बेडाक्विलिन आएगी। दूसरी जो ड्रग आएगी वो आएगी प्रेटोमानिड। ठीक है, बेडाक्विलिन, प्रेटोमानिड। ठीक है, तो पायराजिनामाइड नहीं होगा, पायराजिनामाइड नहीं होगा, ये ऑप्शन होगा। तीसरी ड्रग आपकी एल से आएगी, लिनोजोलिड, लिनोजोलिड ठीक है। फिर उसका चौथी जो ड्रग आएगी वो आएगी मॉक्सीफॉक्सिन, मॉन्टोल्यूकास नहीं होगा। तो ये ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा BPLL। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर विल बी, दिस विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा है कि मीरा बैकग्राउंड वी यूज्ड इन ओवर एक्टिव ब्लेडर। ठीक है, मीरा बैकग्राउंड जो हम ओवर एक्टिव ब्लेडर की कंडीशन में यूज करते हैं वो क्या है? बीटा 2 एगोनिस्ट, बीटा 3 एगोनिस्ट, बीटा 3 एंटागोनिस्ट या बीटा 1 एगोनिस्ट। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ये है हमारा बीटा 3 एगोनिस्ट होता है। ठीक है, क्या होता है? ये बीटा 3 एगोनिस्ट होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 देखो यार, सिंपल सा मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन था यार, एकदम सिंपल क्वेश्चन कि हमें यहाँ पे देखना है कि कौन सा उसका पॉजिटिव एजेंट होता है। ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस हमारा किसकी वजह से हमें देखने को मिलता है? बैक्टीरिया की वजह से देखने को मिलता है, सिंपल सी बात है। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया हमें किसकी वजह से देखने को मिलता है? टॉक्सॉइड्स की वजह से देखने को मिलता है। फिर तीसरा हमारे पास येलो फीवर, येलो फीवर क्या है? वायरल है। मलेरिया जो है प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? अगर इसको हम लोग PQRS होगा। ठीक है, नहीं सॉरी, PQ तो यही है, 1 2 3 4 होगा। वेट मिनट, ठीक है, ये क्या होगा? ये होगा 1 2 3 4। ठीक है, तो पी का जो है अपने पास 1, पी का 1, ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। क्यू का अपने पास क्या है? क्यू का अपने पास 3 है। ठीक है, तो अगर आपको केवल 2 भी आते होते, ट्यूबरक्लोसिस और डिप्थीरिया से ही आप करेक्ट आंसर निकाले थे, इस पे जाने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो आपका जो ये होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ओके, 82 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशन फॉर टूलिंग हैज बीन स्टैंडर्डाइज्ड बाय। ठीक है, तो जो मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशन होता है टूलिंग के लिए वो किसके द्वारा स्टैंडर्डाइज किया जाता है? ऑप्शन है आपके पास फिजिशियन रेफरेंस डेस्क ऑफ इंडस्ट्री,
नेशनल ड्रग कोड या इंडियन फार्माकोपियल कमीशन या एकेडमी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, वो किसके द्वारा स्टैंडर्डाइज किया जाता है? वो स्टैंडर्डाइज किया जाता है इंडियन फार्माकोपियल कमीशन के द्वारा। ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो मैंने ज्यूरिस्प्रूडेंस का वन शॉट लिया था, उसमें मैंने बहुत बोला था कि भाई शेड्यूल शेड्यूल याद करके जाना, शेड्यूल आपके काम आएंगे, और शेड्यूल आपके यहाँ पे फ्री के 8 नंबर दिलाया है। शेड्यूल ने आपको फ्री का 8 नंबर कैसे? शेड्यूल एच, शेड्यूल जी, शेड्यूल जी हमने किसके बारे में बात की थी? शेड्यूल जी और के बारे में हमने क्या बात की थी? शेड्यूल जी के बारे में हमने बात की थी कि जी फॉर क्या होता है? गार्जियन, जी फॉर होता है गार्जियन, गार्जियन मतलब मेडिकल सुपरविजन, तो ड्रग अंडर द आरएमपी। क्यू का दूसरा दो ऑप्शन में थे, इसमें इन दोनों ऑप्शन को हमने एलिमिनेट कर दिया। पी, शेड्यूल एच हमने बात करी थी किसके बारे में? प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। आप प्रिस्क्रिप्शन भूल गए होंगे। शेड्यूल पी से लाइफ, पी से लाइफ पीरियड, पी से पीरियड मैंने बताया था। तो आर का पहला किसमें था? इसमें था। यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता। फ्री के 4 नंबर आपके बोनस में मिल गए थे। समझ गए बात को? अगला क्वेश्चन फिर शेड्यूल पे था। शेड्यूल एफ से मैंने बताया था क्या? एफ से मैंने बताया था डबल फोकस, और डबल फोकस से आपको याद रखना था क्या? ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। तो पहले का एस कहाँ पे है? पहले का एस यहाँ पे है। एक इससे आप सीधे आंसर निकाल देते, बाकी आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। फ्री के 4 नंबर, फ्री के दोनों 8 नंबर। शेड्यूल मैंने इसीलिए बोला था कि फ्री के नंबर देके जाते हैं, एक उससे आप निकाल देते। वी से मैंने बताया था वैल्यूएबल पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन। वाई से क्लिनिकल ट्रायल था। F3 था अम्निकल टेप्स, उसमें मैंने बताया था कि टी शेप में होता है तो 3 था। समझे बात को? सिंपल क्वेश्चन था यार, एकदम फ्री है। अगर ये क्वेश्चन किसी ने गलत किया है तो भाई फिर क्यों क्यों गलत करके आए हो यार? नहीं करना चाहिए गलत। हाउ मच वॉल्यूम ऑफ अ रॉ स्पिरिट कैन एक्साइज ऑफिसर विथड्रॉ एज अ सैंपल? मतलब क्या है कि कोई भी एक्साइज ऑफिसर है वो कितने सैंपल एज अ रॉ स्पिरिट ले सकता है? तो रॉ स्पिरिट के कितने सैंपल? वो 2 सैंपल ले सकता है, और वो भी कितना? 150 ml से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। टू सैंपल्स, ईच सैंपल नॉट मोर देन 150 ml। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग स्पेस फॉर आयुर्वेदिक यूनानी मेडिसिन एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो जो मिनिमम यहाँ पे कुछ लोग टैबलेट की भी बोल रहे थे, एक आध क्वेश्चन में मेरे को टैबलेट भी मेंशन था, तो अगर इसकी जगह पे टैबलेट भी रहा होगा तो भी दोनों, तब तो और इजी हो गया होगा कि टैबलेट के लिए कितना होता है? टैबलेट के लिए 100 स्क्वायर फीट मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग एरिया चाहिए होता है। मैं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द राइट आंसर। ओके चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइरिडीन इज अ बेस विद द केबी वैल्यू ऑफ दैट। पाइरिडीन के जो केबी वैल्यू कितना होता है? पाइरिडीन की केबी वैल्यू सिंपल सा हमें याद है कितनी होती है? 1.7 इंटू 10⁻⁹ होती है पाइरिडीन की। क्या होती है? केबी वैल्यू होती है पाइरिडीन की 1.7 इंटू 10⁻⁹। ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था। कुछ लोगों ने मेरे पे मैसेज किया कि सर बहुत हार्ड पेपर आ गया था। बहुत हार्ड पेपर नहीं था, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया था, क्योंकि आप लोगों ने 2023 के पेपर से थोड़ा सा वो बड़ा वो कर लिया होगा अपने कि हाँ यार चीजें इजी हो जाएंगी, बट वो इजीली नहीं थी। थोड़ा सा यहाँ पे पेपर जो था वो घुमा हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या है कि विच लिक्विड हैज द हाईएस्ट सरफेस टेंशन एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो 20 डिग्री सेल्सियस पे हाईएस्ट सरफेस टेंशन किसका होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, मर्करी, ओलिक एसिड, ऑक्टेन। तो सबसे ज्यादा सरफेस टेंशन किसका होता है? मर्करी का सबसे ज्यादा सरफेस टेंशन होता है, अबाउट 485 के आसपास का होता है। ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मर्करी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। हमने 90 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। तो 90 क्वेश्चन में आपके कितने करेक्ट हुए आप ये कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। अभी अभी बचे हुए भी जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस मुझे मिल पाए, आप लोगों ने जितने मेरे को डाले हैं फॉर्म में और कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस में, वो सारे यहाँ पे मैंने कवर किए। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ग्लूकोज दैट इज फर्स्ट ऑर्डर इज डिटरमाइंड बाय द विच पार्ट ऑफ द एरेनियस प्लॉट। ठीक है, तो अगर हमारे पास जो एरेनियस प्लॉट से हम लोग फर्स्ट ऑर्डर का जो थर्मल डिकम्पोजिशन है, एक्टिवेशन एनर्जी किससे निकालते हैं? तो एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा किससे निकलती है? स्लोप से निकलती है। एरेनियस प्लॉट के स्लोप से हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी निकालते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन था क्या? डेबाई इज द यूनिट ऑफ, डेबाई किसकी यूनिट है? डाइपोल मोमेंट, फील्ड इफेक्ट, डिसोसिएशन कांस्टेंट, बॉन्ड एनर्जी। डेबाई इज द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। एकदम बेसिक क्वेश्चन, डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है? डेबाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द स्टेटमेंट ऑफ द सिमेटिक लिक्विड क्रिस्टल। अब ये अगर किसी ने, मैंने जो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स लेक्चर नंबर 1 लिया था जहाँ पे हमने स्टेट्स ऑफ मैटर की बात की थी, वहाँ मैंने 2 बारे में बताया था। एक बताया था सिमेटिक, एक बताया था निमेटिक। सिमेटिक की बात हमने की थी क्या कि सोप लाइक क्रिस्टल्स होते हैं। निमेटिक की बात हमने क्या थी कि थ्रेड लाइक क्रिस्टल्स होते हैं। तो सिमेटिक हमारे पास क्या होगा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिमेटिक इज द मोबिलिटी इन 2 डायरेक्शन विथ नो रोटेशन। 2 डायरेक्शन में मोबिलिटी होती है और इनमें रोटेशन जो है वो हमें देखने को नहीं मिलता। मोबिलिटी इन 2 डायरेक्शन विथ नो रोटेशन। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ऑकर्स एट विच टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो वाटर का ट्रिपल पॉइंट होता है वो किस टेम्परेचर और प्रेशर पे अकर करता है? हमारा क्या होगा यहाँ पे? तो जो वाटर का ट्रिपल पॉइंट होता है वो किस पे? 0.0098 डिग्री फ़ारेनहाइट,
और 4.58 mmHg प्रेशर पे होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट। देखो यहाँ पे कंफ्यूजिंग था, कुछ में फॉरेनहाइट सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दे दिया था, तो उसमें लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, बट यहीं पे सिली मिस्टेक्स होती है जो अवॉइड करनी होती है हमें। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 क्या बोल रहा है हमें? क्वेश्चन नंबर 94 बोला द फ्लो इन विच विस्कोसिटी इंक्रीजेस विद द सब्सटेंस इज सीयर्ड। मतलब जब हम विस्कोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, सीयर थिकनिंग सिस्टम की बात हुई है, वो कौन सा सिस्टम होता है? वो होता है प्लास्टिक सिस्टम। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिक्सोट्रोपिक बिहेवियर इज एसोसिएटेड विद। ठीक है, थिक्सोट्रोपिक बिहेवियर हमने क्या बोला था? सॉल जेल सॉल्ट। थिक्सोट्रोपी सॉल जेल सॉल्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? विस्कोसिटी, सॉल पहले, सॉल से जेल, जेल से फिर किसमें हो रहा है? सॉल हो रहा है। इसको हम लोग टाइम डिपेंडेंट सीयर थिनिंग सिस्टम भी बोलते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि विस्कोसिटी में डिक्रीज देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन आपका जो है वो बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, थिक्सोट्रोपिक बिहेवियर ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विपमेंट यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द थिक्सोट्रोपिक बिहेवियर। थिक्सोट्रोपिक बिहेवियर को मेजर करने के लिए कौन सा इक्विपमेंट हम लोग यूज करते हैं? विस्कोमीटर, प्लेनीमीटर, रोटामीटर या ऑरिफिस मीटर। तो हम लोग किसका यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं विस्कोमीटर का, विस्कोसिटी उसमें थिक्सोट्रोपी को मेजर करने के लिए, क्योंकि वो विस्कोसिटी में ही चेंज कर रहा है। सॉल जेल सॉल जो हो रहा है वो किसमें चेंज हो रहा है? वो विस्कोसिटी में ही चेंज हो रहा है। तो उसको हम लोग किससे मेजर करेंगे? विस्कोमीटर से मेजर करेंगे। तो ऑप्शन ए जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आईएसओ फॉर द क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ डिजाइन डेवलपमेंट एंड प्रोसेस एंड इंस्टॉलेशन सर्विसेज। इसके बारे में जो आईएसओ होता है वो किसके अंदर में आता है? ठीक है, तो हमने देखा था कि आईएसओ जो 9000 होता है वो फंडामेंटल्स की बात करता है। ठीक है, 9000 9001 जो होता है वो डिजाइन डेवलपमेंट इन सब की बात करता है। 9004 जो होता है वो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के बारे में बात करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 9001 विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ विच फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल एनडीए इज सबमिटेड। अब एनडीए यहाँ पे हमें देखना था कि हमने दो चीजें देखी थी, एक होता है आईएनडी और एक होता है एनडीए। जब हमारा फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल हमें स्टार्ट करना होता है तब हम आईएनडी सबमिट करते हैं, और जब हमारा फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट हो जाता है और हमें मार्केट में ले जाना होता है ड्रग, तब हम एनडीए सबमिट करते हैं। तो ऑप्शन जो है वो सी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीडोट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। कितनी बार इसके बारे में हमने बात करी है कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग की जो एंटीडोट है वो कौन है? वो है प्रेलिडॉक्सिम विल बी द राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था एचआईवी वायरस कैसे एक्ट करता है। ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि एचआईवी वायरस कैसे एक्ट करता है, CD4 सेल्स को डिक्रीज करके, CD4 सेल्स को इंक्रीज करके, टी सेल्स को इंक्रीज करके, या नेचुरल किलर सेल को इंक्रीज करके। तो जो हमारा एचआईवी वायरस है वो किसको कैसे काम करता है? एचआईवी वायरस हमारा CD4 सेल्स को डिक्रीज करके काम करता है, बाय डिक्रीजिंग द CD4 सेल्स। ओके, तो ये आपका ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए बात को? इस तरीके से हमने टोटल 100 क्वेश्चंस कवर कर लिए। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। ठीक है, 100 क्वेश्चन कवर कर लिए। अब देखो, मैंने लास्ट अभी जो मैंने पेपर अटेम्प्टिंग की स्ट्रेटजी बताई थी, वहाँ पे मैंने कट ऑफ के बारे में बात किया था कि अबाउट 240 के आसपास हमने कट ऑफ की बात की थी, क्योंकि पेपर मॉडरेट जाने वाला था। बट अभी पेपर का जो लेवल है, पेपर का लेवल थोड़ा सा अप है, मॉडरेट है। तो जो जनरल की कट ऑफ रहने वाली है वो अराउंड 210 से 215 के बीच में रहने वाली है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, 210 से 215 के बीच में रहने वाली, प्लस माइनस 10 आप इसमें ऐड कर सकते हो। सेम अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो कितने के बीच में जाएगी? वो आपकी 200 से 205 के बीच में रेंज करने वाली है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, अगर आप इस रेंज में हो तो आप इजीली अपने आप को क्वालिफाई कर सकते हो। ओबीसी भी अराउंड सेम ही रहेगा, 200 के बीच, 200 के आसपास ओबीसी भी रहेगा। एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो अबाउट 160 टू 170 के बीच में रेंज करेगी, और एसटी की जो कट ऑफ है वो अबाउट 130 टू 140 के बीच में रेंज करेगी। ठीक है, तो ये एक कट ऑफ है जो एक रेंज है, प्लस माइनस 10 इसमें हो सकता है। तो अगर आप इस रेंज में हो तो आप फुल्ली कॉन्फिडेंट रहो कि आप क्वालिफाइड हो, आप नाइपर की तैयारी करो। अगर आप थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो, क्योंकि अभी 2-3 क्वेश्चन इसमें चैलेंज वाले हैं, तो आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो अब आप इसका छोड़ के आपको फुल फोकस किस पे करना है? फुल फोकस करना है नाइपर पे। ठीक है, अब अगर आपको नाइपर के लिए एक स्टडी प्लान चाहिए कि जो रिमेनिंग टाइम है उसमें कैसे मैंने नाइपर के लिए प्रिपरेशन करी थी, जो मैंने नाइपर में ऑल इंडिया रैंक 66 अटेंड की, अगर आपको वो प्रिपरेशन स्टडी चाहिए तो आपको क्या करना है? आपको वीडियो को कमेंट करना है कि सर हमें मतलब हमें प्लान चाहिए, तो मैं उस पर एक वीडियो बना के ले आऊँगा। और अगर आपको नाइपर के पीवाईक्यूज या नॉन फार्मा के का स्टडी मटेरियल चाहिए तो भी आप वीडियो पे हमें कमेंट करो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जितना ज़्यादा शेयर करोगे और अगर कमेंट करोगे तो फिर हम नॉन फार्मा भी स्टार्ट करेंगे, नाइपर का नॉन फार्मा, नाइपर के टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज और नाइपर
की प्रिपरेशन स्टडीज़ मैं सारी आपको लेके आऊँगा, बट आपको क्या करना है, आपको कमेंट करना है, साथ में जाके व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन कर लो, टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लो और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लो, क्योंकि सारी अपडेट्स मैं यहाँ डालता रहता हूँ। नोट्स अभी जो भी लेक्चर्स के नोट्स थे, अगर आपको नाइपर के लिए भी, क्योंकि सारे वन शॉट जाके देख लेना चैनल में, तुम वन शॉट देखोगे तब तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि अगर मैं ये वन शॉट देख के जाता तो मेरा जीपैट में मार्क्स इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है? अभी भी नाइपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप वेबसाइट पे जाओ, नाइपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है? तो फिर वीडियो कैसा लगा, पेपर कैसा हुआ, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, अपने मार्क्स ज़रूर कमेंट करना, और अगर फिर भी फर्दर कोई भी डाउट होता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन करके डायरेक्ट मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है? तो फिर आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।